अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन के वॉल्यूम 4 के प्रैक्टिस सेट सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। लेकिन इस वीडियो में खास तौर पर हम लोग जीके जीएस के प्रश्न को डिटेल में सॉल्व करेंगे, जो सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीके जीएस एग्जाम पॉइंट पर दिया जाएगा, जहां से आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको फुल पीडीएफ दिया जाएगा विद सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 से, और देखते हैं आप कितने सवाल सही कर पाते हैं। और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने सेट नंबर 1 को नहीं देखे हैं तो जाकर इस चैनल पर देख लें। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देर के पहला नंबर प्रश्न से। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 12 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के प्रश्न दिए गए। तो हम लोग डायरेक्ट 13 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं, जो कि जीके जीएस का है। आगे 1 से 12 तक के प्रश्न आप दिए गए टेलीग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं, जो जीके जीएस का पहला नंबर प्रश्न है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश है। तो 13 का राइट आंसर बताना है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमानों और उसके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। उसके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा की माप है। जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होगा। आगे 14 नंबर प्रश्न, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है और जो उसे एकीकृत करता है जिसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है और उसे एकत्र करता है, जिसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो 14 का राइट आंसर बताना है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है और उसे एकीकृत करता है, जिसका निर्माण मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी द्वारा होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर का वह भाग है जो सूचनाओं को प्राप्त करता है, उनका विश्लेषण करता है और शरीर की गतिविधियों को नियंत्रण रखता है। रीढ़ की हड्डी एक लंबी पतली ट्यूब जैसी संरचना है, जो मस्तिष्क के आधार से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी के नीचे तक फैली है। 15 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, उसे चुनना है। तो 15 का राइट आंसर बताना है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पीकर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। आइए समझते इनपुट और आउटपुट से। आउटपुट डिवाइस वे हार्डवेयर उपकरण हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर द्वारा संचारित परिणाम या जानकारी को उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और इनपुट डिवाइस वे हार्डवेयर है जिनका उपयोग उपयोगकर्ता द्वारा कमांड और डेटा को कंप्यूटर के इनपुट करने के लिए किया जाता है, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। आगे के प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न 16 से 20 तक के मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न से देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सार्क का समूह सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। तो नहीं कौन सा है, 3 में से 21 का राइट आंसर बताना है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन नहीं है। चीन सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई। इसके कुल सदस्य कौन कौन है, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान। चीन सार्क के सदस्य नहीं है। से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है। तो 22 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजाब। पंजाब गंगा बेसिन का भाग नहीं है। पंजाब राज्य सतलज बेसिन के अंतर्गत आता है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है और ये 4 राज्य में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य से होकर बहती है।
आगे हम लोग 23 नंबर प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो 23 का राइट आंसर बताना है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कन्नौज था। ऑप्शन नंबर ए कन्नौज। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र कन्नौज था। हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को राजधानी बनाया। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 24 का राइट आंसर बताना है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है, जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी। NSAB के स्थापना 1998 में हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना। आगे 25 नंबर प्रश्न, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो 25 का राइट आंसर बताना है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से ली गई। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। USA से ही उच्चतम न्यायालय के शक्ति और अधिकार लिया गया है। कानून का शासन संसदीय शासन प्रणाली ढांचा का प्रावधान ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य USA के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा। और 26 नंबर प्रश्न, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। तो 26 का राइट आंसर बताना है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 के ए में भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 के 1 के अंतर्गत सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देती है, 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देती है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक के भाग 3 में अधिकार का मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारतीय नागरिकों का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। 27 नंबर प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है? तो 27 का राइट आंसर बताना है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है, 918। 2011 के जनगणना के अनुसार गोपालगंज जिले में लिंगानुपात बिहार में सर्वाधिक है और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। भारत का लिंगानुपात 943 है पूरे भारत का। 28 नंबर प्रश्न, 28 नंबर प्रश्न की ओर, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो 28 का राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हडसन नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। हडसन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में बहने वाली नदी है, ये USA में बहती है। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। आगे 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो 29 का राइट आंसर बताना है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। बृहस्पति सौर सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रहों में से एक है। इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। शनि का घनत्व सबसे कम है, इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, 0.7 प्रति घन सेंटीमीटर। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। वरुण को सर्वाधिक ठंडा ग्रह, वरुण को सर्वाधिक ठंडा ग्रह
कहा जाता है। 30 नंबर प्रश्न, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है। तो 30 का राइट आंसर बताना है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बीच सीमा निर्धारित करती है। डुरंड रेखा 1893 में निर्धारित किया गया, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच निर्धारित किया गया, जो अब वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है वर्तमान में। 31 नंबर प्रश्न, जो कि प्रश्न संख्या 31 से 40 तक के मैथ और रीजनिंग के प्रश्न, हम लोग 41 नंबर प्रश्न को करेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो 41 का राइट आंसर बताना है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण का फार्मूला, त्वरण का जो फार्मूला होता है वो v-u/t, v-u/t होता है त्वरण का फार्मूला। आगे हम लोग 42 नंबर प्रश्न, 42 नंबर प्रश्न में 220 वोल्ट लाइन पर 5 एम्पीयर प्रवाहित करने के लिए आवश्यक 176 ओम प्रतिरोधों की संख्या कितनी होगी। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगी। 43 नंबर प्रश्न, अपवर्तनांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अपवर्तनांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 43 का राइट आंसर बताना है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जल का अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होता है। जल का अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होता है। 44 नंबर प्रश्न, 44 नंबर प्रश्न में थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से कौन सा कथन है जो थॉमसन के परमाणु मॉडल के आधार पर गलत दिया गया है। तो आप लोग को 44 का राइट आंसर बताना है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। वो गलत कथन दिया हुआ है कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान नहीं होते हैं, इसीलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन नहीं होते हैं। और बाकी सभी कथन सही दिए गए हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसे प्लग पुटिंग मॉडल कहा जाता है या रूप में जाना जाता है, परमाणु संरचना का एक प्रारंभिक वैज्ञानिक मॉडल था, जिसे जे थॉमसन ने 20वीं सदी के शुरुआत में प्रस्तुत किए थे। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक सजातीय श्रेणी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सजातीय श्रेणी नहीं है। तो जो सजातीय श्रेणी नहीं है उसको चुनना है। तो 45 का राइट आंसर बताइएगा। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और निम्नलिखित में से एक सजातीय श्रेणी नहीं है। C2H4, C2H6, C3H6 और C4H8 ये सजातीय श्रेणी नहीं है। आगे 46 से 50 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पंचायतों की शक्ति या प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। प्रांतों की शक्ति या प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। तो 51 का राइट आंसर बताना है। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243(6) में, अनुच्छेद 243 में पंचायत संबंधित विषय में परिभाषा दिया गया है। और अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा, अनुच्छेद 243 के ग में पंचायतों की संरचना और अनुच्छेद 243 के घ में स्थानों का आरक्षण दिया गया है। आगे हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी। तो 52 का राइट आंसर बताना है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी। 1870 के दशक में बंकिमचंद्र चटर्जी ने भारत माता के चित्र को पहली बार बनाया था। 1870 के दशक में बंकिमचंद्र चटर्जी ने भारत माता की चित्र की पहली बार बनाया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अमार सोमार बंगाल की रचना किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सोमार बांग्ला की रचना की गई। आगे
53 नंबर प्रश्न, 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो 53 का राइट आंसर बताना है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को हुआ प्लासी का युद्ध। बंगाल का नवाब की सेना का एक मुख्य भाग का नेतृत्व मीर जाफर कर रहा था। प्लासी युद्ध में नवाब का सेनापति मीर जाफर ने धोखा दिया, जिसके कारण ब्रिटिश कंपनी की विजयी हुई। 54 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है? तो 54 का राइट आंसर बताना है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 117 के तहत धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 110 के 3 के तहत धन विधेयक का अंतिम रूप से निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। 55 नंबर प्रश्न, 55 नंबर प्रश्न में कहा गया है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन डैश में किया। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन डैश में किया था। 55 का राइट आंसर बताना है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो पीसी महानवोलिस के मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना। 56 नंबर प्रश्न, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहां और कब और कहां आयोजित किया गया था? तो 56 का राइट आंसर बताना है। 56 का राइट आंसर, 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेलग्रेड 1961 में, बेलग्रेड 1961 में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। गुटनिरपेक्ष समूह सम्मेलन 2020 में अजरबैजान की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित किया गया था। 57 नंबर प्रश्न, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? तो 57 के राइट आंसर बताना है। 57 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सदस्यों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधित निर्णय लिया जाता है। एचएसजी सूक्ष्म उद्योगों का ऐसा समूह है जो अपनी आय से सुविधाजनक तरीके से बचत करने और उसको समूह के सम्मिलित फंड में शामिल करने और उसे समूह के सदस्यों को उसकी उत्पादक और उपभोग जरूरतों के लिए समूह द्वारा तय ब्याज अवधि और अन्य शर्तों पर दिए जाने के लिए आपस में सहमति होते हैं। 58 नंबर प्रश्न, आगे देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न में दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? तो 58 का राइट आंसर बताना है। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया था। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना किए थे। आगे 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? तो 59 का राइट आंसर बताना है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 लाख जीतल में, 1 लाख जीतल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। इन ऐबक को लाख बख्श, जिसे लाखों का दान देने वाला कहा जाता था।
60 नंबर प्रश्न, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना में किसके नेतृत्व में हुई थी? 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो 60 का राइट आंसर बताना है। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती की। स्वामी सहजानंद सरस्वती की नेतृत्व में हुई थी। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष एवं प्रोफेसर NG रंगा को महासचिव बनाया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के देवा गांव में वर्ष 1889 में हुआ था। वर्ष 1889 में स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे को और सचिव श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुए स्वतंत्र बिहार की। प्रश्न संख्या 61 से लेकर 63 तक के प्रश्न रीजनिंग और मैथ के प्रश्न है। 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प निम्नलिखित मद्दों को सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित मद्दों को सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत करता है? अल्टीमीटर, बैरोमीटर, डायनोमोमीटर, थर्मोमीटर। तो 64 का राइट आंसर बताना है। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अल्टीमीटर, बैरोमीटर, डायनेमोमीटर, थर्मोमीटर, ये सभी मापक उपकरण है। ये सभी मापन उपकरण है। प्रश्न संख्या 65 से 70 तक के प्रश्न जो कि मैथ और रीजनिंग के। 71 नंबर प्रश्न, हाइड्रोजन आयनों की सार्थक सांद्रता वाले 1 बिलियन का pH मान कितना होगा? हाइड्रोजन आयनों की सार्थक सांद्रता वाले 1 बिलियन का pH मान कितना होगा? तो 71 का राइट आंसर बताना है। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 से कम। ऑप्शन नंबर ए 7 से कम होगा। pH मान एक माप है जिसका उपयोग किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। pH स्केल 0 से 14 तक होती है। pH 7 या उदासीन विलयन को दर्शाता है और pH मान 7 से कम अम्लीय विलयन को दर्शाता है और 7 से अधिक क्षारीय विलयन को दर्शाता है और 7 जो होता है वो उदासीन होता है। 72 नंबर प्रश्न, 72 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगी? निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगी? तो 72 का राइट आंसर बताना है। 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा। लोहा धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगी। कॉपर धातु अपक्षेपित हो जाती है या लोहे की सतह पर जम जाती है। 73 नंबर प्रश्न, एथेनॉल और एसिटिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निर्मित उत्पाद कौन सा है? एथेनॉल और एसिटिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निर्मित उत्पाद कौन सा है? तो 73 का राइट आंसर बताना है। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस्टर। ऑप्शन नंबर सी, एस्टर। एथेनॉल और एसिटिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निर्मित उत्पाद एस्टर है। इस अभिक्रिया में एक अम्ल और एक अल्कोहल आपस में क्रिया करके एस्टर नामक एक कार्यात्मक समूह वाली यौगिक और जल बनाती है। 74 नंबर प्रश्न, 74 नंबर प्रश्न में मिश्रण से कोलाइडी कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? मिश्रण से कोलाइडी कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो 74 का राइट आंसर बताना है। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्रण से कोलाइडी कणों को अलग करने के लिए अपकेंद्रीयकरण तकनीकी का उपयोग किया जाता है। 75 नंबर प्रश्न, साबुन का जलरागी सिरा निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया करता है? साबुन का जलरागी सिरा निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो 75 का राइट आंसर बताना है। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल के साथ। ऑप्शन नंबर सी, जल के साथ अभिक्रिया करता है। साबुन का जलरागी सिरा जल के साथ अभिक्रिया करता है। साबुन उच्च बसीय अम्ल का सोडियम एवं पोटेशियम लवण होता है। आगे 76 नंबर प्रश्न, 76 नंबर प्रश्न से 80 नंबर प्रश्न तक के मैथ और रीजनिंग के। 81 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है का सदस्य
कौन नहीं है? तो 81 का राइट आंसर बताना है। 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस। क्वाड का उद्देश्य मुक्त स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा उसका समर्थन करना होता है। क्वाड का गठन 2017 में किया गया था, नवंबर 2017 में किया गया था, नवंबर 2017 में किया गया था क्वाड की स्थापना। आगे 82 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो 82 का राइट आंसर बताना है। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जस्टिस पी.एन. भगवती। जस्टिस पी.एन. भगवती द्वारा लगभग 1980 में जनहित याचिका को भारत में प्रतिस्थापित किया गया। जस्टिस पी.एन. भगवती भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो कि 1985 से 1986 तक रहे, 1985 से 1986 तक रहे। जनहित याचिका की अवधारणा यूएसए में विकसित हुई थी। जनहित याचिका का अवधारणा यूएसए में विकसित हुई थी। 83 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह है, तीन में से कौन पहला माह आता है? 83 का राइट आंसर बताना है। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत है। राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। शक संवत कनिष्क के द्वारा 78 एडी में चलाया गया था। 78 एडी में चलाया गया था। उसे भारत सरकार के द्वारा 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। 84 नंबर प्रश्न, 84 नंबर प्रश्न में कहा गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था को स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था को स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? तो 84 का राइट आंसर बताना है। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 30 के 1। अनुच्छेद 30 के 1 में भारतीय संविधान केवल धार्मिक एवं भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत प्रदत्त संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार भाग 3 के अंतर्गत उल्लेखित मौलिक अधिकार है। 85 नंबर प्रश्न, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। तो 85 का राइट आंसर बताना है। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। वर्तमान में भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कुल 6 राज्यों कौन कौन है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा आंध्र प्रदेश, पांचवा तेलंगाना और छठा बिहार। 86 नंबर प्रश्न, 86 नंबर प्रश्न में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो 86 का राइट आंसर बताना है। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 1974 तक चली थी। 1969 से 1974 तक चली थी। इसके दौरान 14 प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जो कि 1969 में किया गया था। आगे 87 नंबर प्रश्न, 87 नंबर प्रश्न में कहा गया है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? तो निम्नलिखित में से बोला गया है, इसी में से आपको बताना है। तो 87 का राइट आंसर बताइए। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
दिए गए विकल्पों में से गोवा राज्य सबसे अधिक साक्षर राज्य है और 2011 की जनगणना के अनुसार 91.82% साक्षर दर वाला राज्य लक्षद्वीप भारत में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जो भारत में सबसे अधिक साक्षर दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन में गोवा होगा, ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर प्रश्न, लता मंगेशकर को वर्ष डैश में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर को वर्ष डैश में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 88 का राइट आंसर बताना है। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 2001 में वर्ष 2001 में लता मंगेशकर के साथ शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी दिया गया था। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 2 जनवरी 1954 में शुरुआत हुई थी। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में शुरू हुई थी और देश के पहले और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। 89 नंबर प्रश्न में पौष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्यौहार है। पौष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्यौहार है। तो 89 का राइट आंसर बताना है। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। पौष मेला का आयोजन शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। यह कृषकों से संबंधित है, कृषि के क्षेत्र से संबंधित है मेला, जिसमें ग्रामीण बंगाली जनजीवन की झांकियां देखने को मिलती है। 90 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया था। निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया था। तो 90 का राइट आंसर बताना है। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रिटेन के संविधान में कानून का शासन का जनक ब्रिटेन है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का वाक्यांश जापानी संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। संविधान में लचीलापन और कठोरता का मिश्रण है, ना तो ज़्यादा लचीला और ना ही ज़्यादा कठोर है। 91 नंबर प्रश्न, 91 नंबर प्रश्न से 100 नंबर प्रश्न तक मैथ और रीजनिंग के 101 नंबर प्रश्न को देखते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नीचे दी गई अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, एरो पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो 101 का राइट आंसर बताना है कि कौन सी अभिक्रिया, यह कैसी अभिक्रिया है। तो 101 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया द्विविस्थापन है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 बार आयनों का विस्थापन होता है, 2 बार आयनों का विस्थापन होता है। 102 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कठोर जल में साबुन का उपयोग करने की सामान्य दोष है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कठोर जल में साबुन का उपयोग करने का सामान्य दोष है। तो 102 का राइट आंसर बताना है। 102 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अभिक्रिया के कारण साबुन के मैल का निर्माण होता है। यह मैल कपड़ों और बर्तनों पर एक अवांछित फिल्म के रूप में जमा हो सकता है और यह साबुन की सफाई क्षमता को भी कम करता है। साबुन सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में से बने होते हैं। आगे 103 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 103 नंबर प्रश्न में निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है। निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है। तो 103 का राइट आंसर बताना है। 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परागकण और बीजांड। किसी भी मूल को 2 प्राथमिक भाग होते हैं, वनस्पति भाग एवं प्रजनन भाग। तो फूल का बीजांड पैदा करने वाला हिस्सा स्त्री केसर कहलाता है और फूल का पराग पैदा करने वाला हिस्सा पुंकेसर कहलाता है। स्त्री केसर का वह हिस्सा जहाँ पराग अंकुरित होता है उसे वर्तिकाग्र कहलाता है, वह वर्तिकाग्र कहलाता है। 104 नंबर प्रश्न, वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है। वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है। 104 का राइट आंसर बताना है। 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। यह सभी अंगों में विकास को
उद्दीत करता है, यह सभी अंगों में विकास को उद्दीत करता है। वृद्धि हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन को HGH अर्थात ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। 105 नंबर प्रश्न 105 नंबर प्रश्न में पादपों में लचीलापन किस स्थायी ऊतक के कारण होता है जिससे पौधों के विभिन्न भाग जैसे टेड्रिल और बेलों के तने बिना टूटे मुड़ जाते हैं। 105 का राइट आंसर बताना है। 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलेनकाइमा। स्क्लेनकाइमा जटिल पादप ऊतक है तथा मुक्त और दृढ़ होता है जो पादप को नियंत्रित आकार प्रदान करता है। कोलेनकाइमा में क्लोरोफिल पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। संख्या 106 से 110 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं। हम लोग 111 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज से संचालन से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? 111 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताना है। 111 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 166। भारत के संविधान का अनुच्छेद 166 किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। इस अनुच्छेद के मुताबिक राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम पर की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है परंतु मतदान का अधिकार नहीं है। और अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन संबंधित और विधान विषयक मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राज्यपाल को सूचित करे। 112 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो 112 का राइट आंसर बताना है। 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ड्यूस जो शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ड्यूस शब्द का प्रयोग टेनिस और बैडमिंटन खेल में किया जाता है। क्रिकेट से संबंधित शब्दावली वाइट बॉल क्रिकेट, नो बॉल शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब 1760 के दशक में हैम्बल्डन में बना था। रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप, कूच बिहारी ट्रॉफी आदि क्रिकेट से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां हैं। 113 नंबर प्रश्न में कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो 113 का राइट आंसर बताना है। 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। 1970 के दशक में 1970 के प्रारंभ में पहली बार इस चित्रकला के बारे में पता चला। यह कला आदिवासी सांस्कृतिक और जीवन शैली को दर्शाता है। आगे 114 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 114 नंबर प्रश्न, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? तो 114 का राइट आंसर बताना है। 114 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख थे। भारत में अब तक 3 बार विमुद्रीकरण हो चुका है। सबसे पहला 1946 में हुआ, दूसरी बार 1978 में और तीसरी बार 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नोटबंदी हुई थी 2016 को। 115 नंबर प्रश्न में पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? तो 115 का राइट आंसर बताना है। 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जुलाई 2000 में। जुलाई 2000 में पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति
घोषित की गई थी? जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष MS स्वामीनाथन थे। 116 नंबर प्रश्न, अमृत दीवान कप का संबंध डैश से है? अमृत दीवान कप का संबंध डैश से है? तो 116 का राइट आंसर बताना है। 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से है। बैडमिंटन से संबंधित है। नारंग कप और चड्डा कप का संबंध भी बैडमिंटन से है। बैडमिंटन का विकास इंग्लैंड में हुआ था। बैडमिंटन। 17 नंबर प्रश्न में कहा गया है, डैश एक प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य है जो असम में बिहू उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। डैश एक प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य है जो असम में बिहू उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। तो 117 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताना है। 117 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहू नृत्य। बिहू नृत्य एक प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य है जो असम में बिहू उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। बिहू उत्सव का संबंध धान की खेती से है। फसल कटाई व्यक्त बिहू उत्सव का आयोजन किया जाता है। 118 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध गुजरात से है? निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध गुजरात से है? 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोढेरा नृत्य उत्सव। मोढेरा नृत्य उत्सव गुजरात से संबंधित है। मांडू उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मांडू उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार है। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और मड़ई जो महोत्सव छत्तीसगढ़ में, ये भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। मड़ई महोत्सव भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। 119 नंबर प्रश्न, भारत अपनी भूमि सीमाएं डैश देशों के साथ साझा करती है? भारत अपनी भूमि सीमाएं डैश देशों के साथ साझा करती है? कितने देशों के साथ साझा करती है? तो 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल 7 देशों के साथ। भारत दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। भारत अपनी भूमि सीमाएं 7 देशों के साथ साझा करती है। वे हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। भारत की सबसे लंबी सीमा 4096 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो बांग्लादेश के साथ लगती है, और भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 106 किलोमीटर जो अफगानिस्तान के सीमा के साथ लगती है। आगे 120 नंबर प्रश्न, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य डैश के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई थी? कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य डैश के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई थी। तो 120 का राइट आंसर बताना है। 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसका जन्म आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम गांव में हुआ तथा इसी के नाम पर इसे कुचिपुड़ी नाम दिया गया। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का सबसे लोकप्रिय रूप मटका नृत्य माना जाता है। प्रश्न संख्या 121 से लेकर 130 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। 131 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारण है कि समस्त बहुकोशिकीय जीव खंडन द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं? तो 131 का राइट आंसर बताना है। 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उनमें ऊतकों और अंगों में संग्रहित विशेष कोशिकाएं होती है। तो 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसमें ऊतकों और अंगों में संगठित विशेष कोशिकाएं होती है। यह प्राथमिक कारण है कि समस्त बहुकोशिकीय जीव खंडन द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं। खंडन एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन है जिसमें जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव के रूप में विकसित होने में सक्षम होता है। 132 नंबर प्रश्न, वंशागति की इकाई जिन्हें मेंडल ने कारक कहा था अब क्या कहलाती है? अब क्या कहलाती है? तो 132 का राइट आंसर बताना है। 132 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जीन कहलाती है। जीन कहलाती है। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। जीन डीएनए के वे खंड है जो किसी जीव के लक्षणों को नियंत्रित करती है। गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाला धागे जैसी संरचना होती है जो डीएनए से बनी होती है। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता के जनक के रूप में जाना जाता है। आनुवंशिकता के जनक के रूप में जाना जाता है। 133 नंबर प्रश्न, पादपों में विविधता उनके उत्तरजीविका और विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? पादपों में विविधता उनके
विविधता के विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो 133 का राइट आंसर बताना है। 133 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह पौधों को बदलती पर्यावरणीय परिस्थिति के अनुकूल होने में मदद करती है। पादपों में विविधता उनके उत्तरजीविका और विकास के लिए महत्वपूर्ण है कि यह पौधों को बदलती पर्यावरणीय परिस्थिति के अनुकूल होने में मदद करती है। 134 नंबर प्रश्न 134 नंबर प्रश्न में खंडी भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? खंडी भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 134 का राइट आंसर बताना है। 134 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह लैंगिक जनन का एक रूप है। यह लैंगिक जनन का एक रूप है। खंडी भवन में जनक जीव का शरीर 2 या अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नया पूर्ण जीव बन सकता है। उदाहरण के लिए स्पाइरोगाइरा जैसे तंतुमय शैवाल, प्लेनेरिया, ये सभी आते हैं। 135 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जीवाणु संक्रमण को यौन संचारित रोग माना जाता है? निम्नलिखित में से किस जीवाणु संक्रमण को यौन संचारित रोग माना जाता है? तो 135 का राइट आंसर बताना है। 135 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोनोरिया को माध्यम से यौन संपर्क द्वारा फैलने वाला रोग है। प्रश्न संख्या 136 से 140 तक के प्रश्न जो कि मैथ और रीजनिंग के। 141 नंबर प्रश्न, मेक इन इंडिया 25 दिसंबर डैश को लॉन्च किया गया था। मेक इन इंडिया 25 दिसंबर डैश को लॉन्च किया गया था। तो 141 का राइट आंसर बताना है। 141 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। 2014 को। मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश को एक अग्रणी वैश्विक विनिमय और निवेश गंतव्य में बदलना है। 142 नंबर प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था को भारत में संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? पंचायती राज व्यवस्था को भारत में संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 142 का राइट आंसर बताना है। 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1992 में 1992 में भारत में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ पंचायती राज व्यवस्था को। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश सर्वप्रथम 1985 में लक्ष्मी मल समिति ने किया था। 1985 में लक्ष्मी मल समिति के द्वारा किया गया था। 143 नंबर प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो 143 का राइट आंसर बताना है। 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। सामुदायिक कार्रवाई को बढ़ावा देना। सामुदायिक कार्रवाई को बढ़ावा देना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 2 अक्टूबर 1952 को। आगे 144 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बिहार उद्यमी योजना के तहत कितनी राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है? बिहार उद्यमी योजना के तहत कितनी राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है? तो 144 का राइट आंसर बताना है। 144 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 लाख रुपये। बिहार उद्यमी योजना के तहत सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण और 5 लाख रुपये तक का अनुदान देती है। बिहार उद्यमी योजना 2022-23 में शुरू हुई थी। 2022-23 में शुरू हुई थी। 145 नंबर प्रश्न, कोमोरोस की राजधानी का नाम क्या है? कोमोरोस की राजधानी का नाम क्या है? तो 145 का राइट आंसर बताना है। 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोरोनी है और कोमोरोस का मुद्रा फ्रेंच है। 146 नंबर प्रश्न, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य से देश के ग्राम सभाओं को संबोधित किया था? तो 146 का राइट आंसर बताना है। 146 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी के झंझारपुर की लोहना पंचायत से देश भर में ग्राम सभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने 9 राज्यों की ग्राम पंचायतों को मधुबनी पेंटिंग से निर्मित प्रतीक चिन्ह सौंपी। 147 नंबर प्रश्न 147 नंबर प्रश्न में
23 अप्रैल 2025 को बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के अवसर पर पटना के जेपी गंगा पथ पर वायुसेना की सूर्य किरण टीम द्वारा कितने ट्रेनर जेट का करतब दिखाया गया था? तो 147 का राइट आंसर बताना है। 147 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 9। वीर कुंवर सिंह की जयंती शौर्य दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर पहली बार एयर शो का आयोजन किया गया। कुंवर सिंह की जयंती पर पैराग्लाइडिंग एवं सूर्य किरण टीम द्वारा 9 ट्रेनर जेट से करतब दिखाया गया था। 148 नंबर प्रश्न 148 नंबर प्रश्न, हाल ही में पिंक इरिस्का योजना किस राज्य में शुरू की गई? हाल ही में पिंक इरिस्का योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो 148 का राइट आंसर बताना है। 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में शुरू की गई। महाराष्ट्र में शुरू की गई यह पिंक इरिस्का योजना 21 अप्रैल 2025 को 21 अप्रैल 2025 को शुरू की गई थी। 149 नंबर प्रश्न, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? 149 का राइट आंसर बताना है। 149 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोडो डुप्लोटिक को चुना गया था। 150 नंबर और अंतिम नंबर प्रश्न प्रैक्टिस सेट दूसरा का, डीपीएस फ्लेमिंगो झील किस राज्य में स्थित है जिसे संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया? डीपीएस फ्लेमिंगो झील किस राज्य में स्थित है जिसे संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया? तो 150 का राइट आंसर बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डीपीएस फ्लेमिंगो झील महाराष्ट्र में स्थित है जिसे संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया।